शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिसपे सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे बढ़ जाता है। बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो। जिसपे यूनो आस्था से कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिसपे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली फाइट में मतलब। जिसपे आस्था से कहता है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है क्यों डर गए क्या। जिसपे बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते कभी। जिसपे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक से ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज कर नहीं सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजिट किंग नहीं बन सकते क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता है यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिमवॉर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवॉर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होता। भी वहाँ पर उस ग्रिमवॉर टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवॉर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है। जिसपे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है। जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिसपे फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट
अब तो उसको ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवॉर नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेती हैं एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक ग्रिमवॉर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी ग्रिमवॉर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिमवॉर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विज़र्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते ही गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिमवॉर कैसे है। यूनो बोलता है उनमें से एक मेरी और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवॉर वापस कर दो। जिसपे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिमवॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड ये कह के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन्स उसको पकड़ लेती हैं एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं लेकिन मैं इसको भी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है अपनी चेन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है ये नाप सकता हूँ और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारे पास कोई ग्रिमवॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिमवॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं। तुम विज़र्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रिमवॉर है, फिर आखिर मैं कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी भी गिव अप ना करना। एंड इसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिमवॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवॉर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिमवॉर नहीं बल्कि एक 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिमवॉर। दुनिया में 3 तरह की ग्रिमवॉर्स होती है। 3 लीफ ग्रिमवॉर जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है। 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत रेयर होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में है 5 लीफ ग्रिमवॉर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था, तुम वो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रोथड़ू था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का वहाँ आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, वो
अकेला जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है प्लीज मुझे वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिसपे ये हंसता और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा इससे। आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिसपे आस्था उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रिमवॉर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन्स गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिसपे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक बार में बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली मेरी ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिसपे आस्था यूनो से कहता है हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूंगा एंड मैं बहुत मेहनत कर एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विज़र्ड किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस होते हैं और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इन सब की एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवॉर आस्था के पास आई है वो है क्या और वो असलियत में ग्रिमवॉर है भी कि नहीं। जिसपे मास्टर उसे बताता है मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिसपे फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है एंड सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो उसे अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विज़र्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था पूछता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए हो। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विज़र्ड। लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विज़र्ड किंग तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिसपे आस्था उसके पास आता है और उससे चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं। अगर तुम सपनों को पूरी दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था
आस्था कहता है यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझसे ही कह रहे हो, जिसपे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिसपे आस्था उससे कहता है फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिसपे आस्था उससे कहता है फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। के बाद ये और इसका भाई यूनो दोनों कीका टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिक नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों कीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखता है जो कि विज़र्ड किंग का होता है एंड यहीं पे विज़र्ड किंग रहता है। आस्था यूनो से बोलता है देखना यूनो एक दिन ये कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था यूनो और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं एंड आस्था सबसे पागलों की तरह कह रहा होता है हेलो दोस्तों मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा एंड ताकि यूनो की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं। यूनो जब अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर कौन है ये लड़का जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड है एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देता है। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रिमवॉर्ड है भी कि नहीं, क्योंकि आस्था की 5 लीफ ग्रिमवॉर्ड इतनी ज्यादा रेयर होती है कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है ये लड़का काफी फनी लग रहा है मुझे। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिकल पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक बर्ड्स आती हैं एंड यूनो के पास एक भी मैजिक बर्ड नहीं आती एंड सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड भी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया इसके पास नहीं आ रही। एंड आते यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और हमारे बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारी मैजिक बर्ड्स एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लोग कौन है ये लड़का जिसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है एंड ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा है शायद जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इससे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है लेकिन तभी यामी के स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, फिनरल और गॉर्डन। फिनरल बहुत ही बड़ा ठरकी होता है और गॉर्डन बहुत ज्यादा शांत और अच्छा होता है। फिनरल यामी से कहता है अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। जिसपे यामी बोलता है अरे कुछ नहीं मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है एंड तभी उसके पास ये लड़का दोबारा से आता है जिसका नाम सेक्के होता है एंड वो आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इसकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बुल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था सेक्के से पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिसपे सेक्के आस्था से बोलता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब छोटे मोटे इवेंट्स में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबके एग्जाम को स्टार्ट करने का एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ जाता है एंड सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर देता है। वहीं पर हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो कूद भी नहीं पा रहा होता है इस झाड़ू को पकड़ के। तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे जाकर एक लड़की को
डांटता है जो इसकी बहन होती है एंड ये इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेक्के आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही नहीं। एंड इस वाले और इसके बाद की हर टेस्ट में आस्था बहुत ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सेक्के आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था और सेक्के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था सेक्के से बोलता है ऑल द बेस्ट सेक्के, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं, जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी सेक्के अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ तुझसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम लोगों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा एंड इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हरा कर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था। एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार सेक्के तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट बन जाएगा एंड काश आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हराकर आराम से जीत जाते, क्योंकि इन सबको लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीक लूजर है। सेक्के हंसते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रिम वॉर निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग श्योर होते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रिम वॉर से अपनी तलवार निकालता है एंड सेक्के के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और सेक्के की बैंड बजा देता है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक्ड रह जाते हैं एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना सेक्के, आस्था, और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। इसके बाद और भी कई कंटेस्टेंट्स की लड़ाई होती है एंड फाइनली यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई लड़ना चाहता ही नहीं था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसी ने पहले यूनो पर अटैक किया था। ये यूनो से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिरी में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को वो अपनी टीम में लेना चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो बच्चे को डिसाइड करना होगा कि वो किसकी स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक एक कर फेल हो रहे होते हैं और आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार 9 के 9 कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सब के सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और यूनो गोल्डन डॉन यानी कि द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ज्यादा डरा होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑक्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हुए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे कूदता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम हम 9 के 9 कैप्टन को कभी जिंदगी में भी हरा सकते हो। जिसपे आस्था बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है और उस पर हंसा नहीं होता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है लेकिन तभी वहाँ पर सेक्के आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक लिजर्ड छोड़ देता है और ये अगर आस्था को काट लेता तो आस्था की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और सेक्के को डरा कर उससे बोल सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है, वो मेरी टक्कर का है, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। एंड सेक्के डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ एंड जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था
आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से हग रहा होता है। इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है और आस्था, यामी और ये दोनों आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहाँ पे अब से आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से एक उसका सीनियर जिसका नाम क्लॉस होता है, वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को, जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है, उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना ही मत कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे में बिता पाओगे। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझ जाता है ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है, तोड़ फोड़ करना बंद करो तुम लोग। एंड वो खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं हाजे विलेज से आया हूँ। जिसको सुनकर ये सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है। ये एक नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? जिसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से ही प्यार करता है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलाता है, जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, ओए ये मेरी बहन है मारी, और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लड़की कौन है भाई। इस लड़के का नाम ग्लॉच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या भी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो वो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करने लगता है एंड आस्था आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर रहा होता है, जिसपे मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और फास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है, माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गांव के बगल वाला गांव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक्ड रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है एंड आस्था की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है, माफ करना यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका खुद का कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में कमरा पसंद आया आस्था? हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इससे भी छोटे कमरे में साथ में सोते थे और अब तो मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया। क्या? सारे के सारे चर्च के लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैक्स, सिस्टर लिली सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अपनी रोब पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ सेंपाई मैं ठीक तो हूँ, लेकिन कल ये खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? ओ ये असल में हम लोगों का कैसल अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे हैं। तुम्हें थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम,
मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। पिछले साल के फेस वॉश तुम फेस छुपा लो। अरे पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? गोदरेज एयर पॉकेट। इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज एयर पॉकेट, बदबू भगाए, खुशबू महकाए। लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे, और यामी के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, आज तक इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी ने आस्था के साथ इसको भी अपनी स्क्वाड में लिया होता है। मैग्मा बोलता है आस्था, इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की गरीब कीड़े, जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है जिसका ये कैप्टन भी था, और इनकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम, यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठता है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिसपे नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तो तुमको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होगी। जिसपे नोएल मैग्मा से कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल्स के रोप को उनके सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसी अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आ जाता है। वो सोचता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही से लगता ही नहीं है। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपकर नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती और खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी। जिसपे यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल को भी हर्ट कर देंगे। एंड अभी केवल वही कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन। एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे, तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है। एंड आस्था अपनी एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फिनरल अपने मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। एंड तभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुम अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सको। नोएल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हो?
एंड वहीं पर दूसरी तरफ यूनो का सीनियर क्लॉस यूनो को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता। एंड पता नहीं क्यों ये यूनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड आस्था नोएल से कहता है, नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप रहो गधे, मैं क्यों करूँ ये सब, भूलो मत मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सेंपाई अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या हैं? तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट करते क्या है और तुमको मैजिक नाइट बनना था। मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम को सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था, मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लॉच आस्था से फिर से कहता है, ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और इससे दूर है ना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है, चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है, आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं आस्था, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं जुए में। एक और राउंड लगाओ जिराया। ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाएंगे कैप्टन यामी? अपनी चड्डी? नहीं वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रिम वॉर। अरे नहीं यामी सर, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी आपकी ग्रिम वॉर जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी ग्रिम वॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिराया। बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने? अभी के अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सॉसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझ जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है, हम जाएंगे। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ, मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ। लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता सेनपाई। हैं? जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ तक नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में पास कैसे हो गए? चलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल ब्रूम दिखाता है जो की एकदम बवाल होती है। एंड आस्था एकदम फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों, अच्छी है ना ये आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन। बवाल है सेनपाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सॉसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। ओए आस्था, पकड़ कर बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सेनपाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियंस आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं। ये सुअर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं लेकिन ये एक अकेला मैजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है। तो ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद ये आदमी इस पूरे के पूरे विलेज पे एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सॉसी विलेज के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आस्था को एक सुअर ने घेर लिया होता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए उस सुअर के ऊपर मैजिक अटैक करती है लेकिन हम तो जानती हैं इसका निशाना कितना खराब है, ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकाल लेता है एंड उस सुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं लेकिन हमारे आस्था को कोई सुअर वुअर थोड़ी मार सकता है। एंड ये अकेला
अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है एंड मैग्मा के साथ उनको सॉसी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज के मेयर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था? हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पर अटैक कर दिया था, इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जिराया सर ने मेरी जो बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए एंड वो सच्ची में दिल के एक बहुत अच्छे इंसान है। एंड तभी मैग्मा, आस्था और नोएल सॉसी विलेज के पास आ जाते हैं जिसको आइस ने अपने मैजिक में घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है मैग्मा सेंपाई? गधे, वो मौसम नहीं मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो। भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपनी तलवार से आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है एंड ये तीनों देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस और उसके साथियों ने बंदी बना कर रखा है एंड आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सबको बचा लेता है। ये सारे गाँव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मैग्मा उन सबके पास आता है तो देखता है जिराया खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक कर देता है जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के अटैक को बीच से काट देता है। आइस शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया एंड वो आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक्स आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, आखिर क्यों अपनी जिंदगी को इन जानवरों के लिए खोना चाहते हो तुम? जिसको सुनकर आस्था को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो सिस्टर लिली से पूछता है, सिस्टर लिली हम लोग इतने छोटे से गांव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते या फिर जहाँ पर विजिट किंग रहते हैं? देखो आस्था, केवल वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिएगा सिस्टर लिली, जब मैं विजिट किंग बनूंगा तो हम सब लोग विजिट किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा। एंड फिर आस्था आइस से बोलता है, ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो ये जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत कर कर अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस के ऊपर अटैक कर देता है। तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस के साथ ही दोबारा से पूरे के पूरे विलेज को मिस्ट मैजिक में घेर लेते हैं एंड आइस अपने मैजिक से आस्था और सारे लोगों को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है एंड उन सब पर अटैक करने लगता है। आस्था अकेली उसके सारे अटैक्स रोक रहा होता है और मैग्मा, नोएल और सारे विलेजर्स को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे? मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक करता रह सकता हूँ। आखिर कभी न कभी तो तुम थकोगे या फिर मिस करोगे एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम खत्म। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आस्था सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा, नोएल और सारे गाँव वाले मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। आइस नोएल से बोलता है, तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और वो समझ जाती है कि हम लोग इनसे नहीं जीत सकते एंड नोएल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल की ग्रिमवॉर में एक नया मैजिकल अटैक आ जाता है एंड वो अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करके सारे के सारे विलेजर्स को अपने वाटर मैजिक शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करते हैं और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है। एंड तभी आस्था, जो कि एक शेर की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको वो सही मौका दिख जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुप कर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देख कर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता एंड आस्था आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है बट आस्था की तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस भी अपनी मैजिक से आस्था के पेट में एक छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है, अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो बच्चे, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपने मैजिक से नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मे बी शायद जिराया सर ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा आइस पर अटैक कर देता है बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड करके दूर गिरा देता है। तुम अभी तक हार नहीं माने बच्चे। एंड आस्था
आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर गिर जा रहा होता है एंड फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है नहीं, वो अभी मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है, आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो बच्चे? आखिर मिलेगा क्या तुमको इन सबको बचाकर? जिसपे आस्था बोलता है, इन सबको बचाकर मुझे मिलेंगी इन सब की दुआएं, जिससे मैं एक दिन बनूंगा विजिट किंग। तुम जिंदगी में कभी विजिटिंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। ओए, मैं तुम्हें दो चीज की गारंटी देता हूँ। पहली कि मैं और आस्था मिलके आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे, और दूसरी आस्था एक दिन जरूर बनेगा विजिट किंग। एंड मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज कर देता है, जिससे मैग्मा अब नहीं बच सकता था। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। क्या ये लड़का अपनी तलवार से अटैक वापस भी भेज सकता है? एंड वो सारे के सारे अटैक जाकर इन तीनों को लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लग जाता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपने आइस मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिसपे आस्था बोलता है, रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाकर अटैक कर देता है एंड आइस को वहीं पर सुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड मैजिक से बचा लेती है। ये एहसान याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है क्या हो गया इसको, तो वो देखता है आस्था मस्त वहीं पे सो गया है। एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा और ज्यादा पसंद आ जाता है, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी, वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है, जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों होश में आ गए होते हैं एंड मैग्मा इनसे बोलता है, अब जल्दी से जल्दी अपना सारा का सारा प्लान बताओ, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ। जिसपे आइस बोलता है, माफ करिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये दोनों अपने मैजिक से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनके लिए उनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनके सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था, मैग्मा और नोएल जिराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है, सुनो लड़के, रो मत, तुम्हारे बाबा की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल डेथ हुई है। वो इतने सारे लोगों को अकेले बचाते हुए मरे हैं, उन्हें जरूर से स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी वो जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए बच्चे। लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसपे ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है, क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ? जिसपे आस्था इसके पास आकर बोलता है, हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करो और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये बच्चा ये चीज सुनते ही आस्था का फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिक स्टोन लाकर आस्था के सर पर खोदने लगती है, मानो वो उससे कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत क्यूट लगती है और वो उससे कहती है, आओ मेरे सर पे भी आकर बैठो ना। लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर ही रहती है एंड उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन है जो ये तीनों लेने आए थे। इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं, जो कि हमारी सीरीज का एक विलेन है। यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर, अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं अभी के अभी पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है, जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मरा नहीं। कैप्टन, मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलके जिराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं एंड यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर ही इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पकाकर तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा। सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की आस्था। एंड आस्था और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़ फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से में खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल, तुमने किया
है उसके लिए विजिट किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ करी है। कि क्या? विजिट किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे, जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि विजिट किंग उससे मिलना चाहते हैं। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। इतने सारे पैसे? ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं आस्था। हाँ और नहीं तो क्या, इतने में मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खाए। कैप्टन, मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ। मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला उस पे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती हैं आप मुझसे? ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा सेंपाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आस्था देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था, मुझे पकड़ना मत। ठीक है, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा तीनों कीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर जिधर देख रहा होता है उसको मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरफ फिनरल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेक्के मिल जाता है। ओए सेक्के, याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं मतलब नहीं याद हो। कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है। आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों इस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते मेरी मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेक्के भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकालकर इस चोर की क्लाउड की तरफ फेंक देता है एंड उसके मैजिक क्लाउड को बीच से काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे से सेक्के उसको अपनी बाइक से ठोक देता है। आस्था को सेक्के की बाइक बहुत कूल लगती है। एंड सेक्के बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेक्के के पैर पे एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है। एंड सेक्के वहीं पर गिर जाता है। सेक्के, तुम ठीक तो? हाँ आस्था, मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रहे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेक्के। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो? ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेक्के उस चोर को लेके अपने साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया इस बार। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, ये इसीलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता कर तो जाया करिए। सर आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, मैं बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को यूनो हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। एंड विज़र्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो, क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिमोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लॉस यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है, वैसे यूनो मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। मे बी शायद तुम सच में फ्यूचर में विज़र्ड किंग बन जाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मैंने बचपन में विज़र्ड किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे अपना बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिमोसा बोलती है, क्लॉस सेनपाई वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो, अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात कभी सुनता ही नहीं है। एंड यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियंस
अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है चलो ना यूनो, तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर ये हमारे मिशन में नहीं, और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं क्लॉस, मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लॉस, मिमोसा और सलीम यूनो के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा कभी। इसके बाद ये सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने, बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली के चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है जिन लोगों ने यूनो पर पहले अटैक किया था वही सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए। सलीम बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से अब तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है यूनो। ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे यूनो, भूलो मत हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली की नहीं बल्कि सलीम की प्रोटेक्शन करना है। एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारे सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो। अब आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पागल हो क्या तुम, यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस आते हैं एंड यूनो आसानी से इन सबको हरा देता है, लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसीलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से कहता है चुपचाप मेरे को अपनी ग्रिमवॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो। एंड यूनो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रिमवॉर इसको देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं, और क्या। आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिसपे क्लॉस बोलता है मुझे पहले से ही सलीम पे शक था, वो एक नोबल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े बल्कि ये सब सलीम के आदमी है एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रिम वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकलवा लेती है। सलीम बोलता है ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उससे उसकी ग्रिम वॉर छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसीलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवाकर उसकी ग्रिम वॉर उससे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेट कर आराम कर रहे होते हैं। आप कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ मजे में सो रहे हैं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। एंड इसके बाद यूनो और सारे लोग दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं, फिर वो सब वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो, विजिट किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी है एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए एंड अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसीलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम दोनों को इसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है जिसको सुनकर मिमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ आ जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं एंड अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की
की जरूरत क्या है, ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है ये। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है मुझे। लेकिन फिर लक बोलता है क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख दें। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिनरल के साथ यामी आ जाता है और सारे लोग यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या, एक नया डंजन? वाओ, एक नया डंजन, लेकिन वो होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है डंजन क्या होता है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर, मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विजिट किंग बना देंगे। याहू। नोएल, तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ जाएगा लक, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ पर हम पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फिनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं। नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल, ध्यान से चलना, गिरना मत। चुप रहो गधे, मुझे मत सिखाओ, भूलो मत मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल के गिर जाती है एंड उनके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन इस लक को अंधेरे में भी दिखता है एंड उसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था